हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सेस पाठशाला। मेगा थियरी एंड एमसीक्यू सेशन की आज की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के एंडोक्राइन सिस्टम को। आज के सेशन में हम एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड कुछ इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विथ ए हेड इंजरी। ए क्लाइंट इज एडमिटेड विथ ए हेड इंजरी. The nurse identifies that the client's urinary retention catheter is draining. Client's urinary catheter is draining large amount of clear colorless urine. Large amount of clear colorless urine. What does the nurse identify as the most likely cause? Client को head injury है and large amount में urine present है, means पोलीयूरिया की कंडीशन प्रेजेंट। कंडीशन क्या है बच्चों? पोलीयूरिया। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज इंक्रीज्ड सीरम ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन बी डेफिशिएंट रीनल परफ्यूजन, ऑप्शन सी इनएडिक्वेट एडीएच सेक्रेशन एंड ऑप्शन डी एक्सेस अमाउंट ऑफ आईवी फ्लूइड्स। जब बच्चों हम पोलीयूरिया की बात करें तो पोलीयूरिया के जो लाइकली कोज हो सकते हैं, पोलीयूरिया का जो फर्स्ट कोज है वो हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस मीन्स ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन डेफिशिएंसी से। इसका कारण क्या रहता है बच्चों? इंसुलिन डेफिशिएंसी। अब इंसुलिन के प्रोडक्शन से रिलेटेड डेफिशिएंसी हो सकती है, पेनक्रियाटिक डैमेज हो सकता है, या किसी ऑटो इम्यून कंडीशन के कारण भी इंसुलिन एक्ट नहीं कर पाता। और जब इंसुलिन एक्ट नहीं करता मीन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करता, तो सीरम ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है बच्चों? इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। और ये एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यूरिन में भी प्रेजेंट रहता है। ग्लूकोज इन यूरिन मीन्स यूरिन डाइल्यूटेड नहीं होता। एक्सेस अमाउंट में यूरिन का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन वो क्लियर एंड डाइल्यूटेड यूरिन नहीं होता है, क्योंकि उसमें बच्चों ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। सेकंड अपने क्वेश्चन में दिया है कि पेशेंट को हेड इंजरी है, तो डायबिटीज मेलाइटस और हेड इंजरी में कोई रिलेशन नहीं होता कि हेड इंजरी के कारण डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अपना इंक्रीज्ड सीरम ग्लूकोज लेवल, मीन्स ये कंडीशन इंडिकेट करता है डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस एंड हेड इंजुरी में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन ए अपना राइट नहीं है। सेकंड में डेफिसिट रीनल परफ्यूजन, डेफिसिट रीनल परफ्यूजन। तो सेकंड कोज की मैं बात करूं तो सेकंड जो कोज है पोलीयूरिया का वो हो सकता है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। और इन फ्लूइड इनटेक इंक्रीज होगी तो रीनल परफ्यूजन भी बच्चों क्या होगा? इंक्रीज रीनल परफ्यूजन, इंक्रीज रीनल परफ्यूजन। और इसकी वजह से यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो सकता है। लेकिन इन द केस ऑफ रीनल डेफिसिट रीनल परफ्यूजन, जब भी रीनल परफ्यूजन कम होगा, किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगी, तो यूरिन का प्रोडक्शन भी कम होगा। मीन्स डेफिसिट रीनल परफ्यूजन की कंडीशन में ओलिगूरिया हो सकता है, पोलीयूरिया कभी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी भी बच्चों अपना रॉन्ग होता है। देन ऑप्शन डी excess amount of IV fluids, excess amount of IV fluids कैन कोज पोलीयूरिया, पोलीयूरिया को कोज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि जो हेड इंजरी के पेशेंट होते हैं उनको हम एक्सेस अमाउंट में आईवी फ्लूइड्स नहीं देते, एक्सेस अमाउंट में आईवी फ्लूइड्स नहीं देते, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में आईवी फ्लूइड्स क्या कर सकते हैं बच्चों? उनमें आईसीपी को भी इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज्ड आईसीपी देखने को मिल सकता है। देन ऑप्शन सी की बात करें तो इन एडिक्वेट एडीएच, एडीएच मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन।
ये जो वेसोप्रेसिन होता है इसका सेक्रेशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड ये वेसोप्रेसिन रेस्पॉन्सिबल होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो ट्यूबुल से सोडियम एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स ये अपनी ब्लड वॉल्यूम को, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी होती है तो मे भी चांसेस रहते हैं यहाँ पर कि हेड इंजरी होने से उसके एडीएच का सेक्रेशन कम होएगा, इनएडिक्वेट एडीएच सेक्रेशन, एंड विच कैन लीड्स टू ए कंडीशन विच इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस कोज हो सकता है या डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन देखने को मिलता है, पॉलीयूरिया देखने को मिलता है, एंड क्लियर यूरिन होता है, कलरलेस यूरिन होता है, एंड इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बिलो नॉर्मल होती है। जो डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिनेशन देखने को मिलता है, जो यूरिन देखने को मिलता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बिलो नॉर्मल होती है। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, इनएडिक्वेट एडीएच सेक्रेशन विच कैन लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस। देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड इज, ए नर्स इज केयरिंग फॉर टू क्लाइंट्स। नर्स के पास दो पेशेंट है, न्यूली डायग्नोस्ड विद डायबिटीज, और दोनों ही किसके पेशेंट है, डायबिटीज के। वन क्लाइंट हैज टाइप 1 डायबिटीज, एक क्लाइंट को टाइप 1 डायबिटीज एंड अनदर क्लाइंट हैज टाइप 2 डायबिटीज, और दूसरे वाले को टाइप 2 डायबिटीज है। The nurse determined that the main difference between newly diagnosed type 1 and type 2 diabetes, दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, तो नर्स को पता होना चाहिए कि टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज में क्या डिफरेंस है। इज देट इन टाइप 1 डायबिटीज, और ये डिफरेंस है टाइप 1 में, कौन सा डिफरेंस है जो टाइप 2 में नहीं होता। तो दोनों को कंपेरेटिवली हम बात करें तो जो टाइप 1 डायबिटीज होता है बच्चों, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, पेनक्रियाटिक बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, पेनक्रियाटिक बीटा सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, इंसुलिन का सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, इसलिए हम टाइप 1 डायबिटीज को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। देन जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है ये ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होती, यहाँ पर पेनक्रियाटिक सेल्स में कोई डैमेज नहीं होता और पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद भी नहीं करता। मीन्स पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है लेकिन बॉडी में सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, बॉडी में सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है जिस कारण से वो इंसुलिन इफेक्टिव नहीं होता, वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता। तो यहाँ पर हमें इंसुलिन देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन का नॉर्मल प्रोडक्शन होता है। तो इस टाइप के डायबिटीज को हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। देन जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है बच्चों, वो रेपिडली डेवलप होता है, सडनली इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे ही पेनक्रियाटिक सेल्स डैमेज होगी इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद होगा, इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन रेसिस्टेंसी डेवलप होती है, तो ये स्लोली डेवलप होता है, स्लोली स्लोली इसके सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है वो किसी भी एज में डेवलप हो सकता है, लेकिन यंग एज में डायग्नोस या चिल्ड्रन और टीन एजर में ये जल्दी डायग्नोस हो जाता है, अकर होने के इंसिडेंस रेट इसकी ज्यादा होती है। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है वो अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन होता है। दूसरी बात, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की ऑनसेट क्या होती है, रैपिड होती है, तो ये रैपिडली डायग्नोस हो जाता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन।
तो कॉम्प्लिकेशन उस डिजीज के डेवलप होते हैं जो क्रोनिक होती है, स्लोली डेवलप होती है एंड अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं होती। टाइप 1 डायबिटीज रेपिडली डेवलप होता है एंड उसी स्टेज में ये डायग्नोस हो जाता है एंड मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो इसके कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस कम रहते हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस स्लोली डेवलप होता है एंड इसका डायग्नोसिस भी इजीली नहीं हो पाता है, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कुछ अमाउंट में होता है या इंसुलिन कुछ अमाउंट तक इफेक्टिव भी रहता है, तो इसके कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन ट्रीटमेंट मोडालिटीज की बात करें तो टाइप 1 में इंसुलिन की नीड रहती है ट्रीटमेंट के लिए, जबकि टाइप 2 में अदर मेडिकेशन हम यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। अब फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। फर्स्ट वन है, हम बात करें टाइप 1 के कंपैरिजन में कि कौन सा डिफरेंस है जो टाइप 1 में हमें देखने को मिलेगा। द ऑनसेट ऑफ द डिजीज इज स्लो, जबकि हमने अभी पढ़ा था कि टाइप 1 की ऑनसेट क्या होती है, रैपिड होती है, एंड टाइप 2 की ऑनसेट क्या होती है, स्लो होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना बच्चों क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सेकंड, एक्सेसिव वेट इज ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, एक्सेसिव वेट इज ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर पेनक्रियाटिक सेल्स डैमेज होने से क्या डेवलप होता है, एक्सेसिव वेट मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं होता। ऑप्शन सी, कॉम्प्लिकेशन आर नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, एंड ऑप्शन डी, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व डाइट एक्सरसाइज एंड ओरल मेडिकेशन। तो टाइप 1 में हमने पढ़ा कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, तो ओरल मेडिकेशन यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होती, हमें क्या देना पड़ेगा, इंसुलिन देना पड़ेगा। ओरल मेडिकेशन कहाँ पर इफेक्टिव होती है बच्चों, ओरल मेडिकेशन इफेक्टिव होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। तो ऑप्शन डी भी अपना रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी की हम बात करें तो ये इसकी ऑनसेट रैपिड होती है, इजीली डायग्नोस हो जाता है, तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस कम रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन आर नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपना थर्ड क्वेश्चन। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यूली एडमिटेड क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। A nurse is caring for a newly admitted client with diagnosis of Cushing syndrome. Why should the nurse monitor the client for clinical indicators of diabetes mellitus? क्लाइंट को कुशिंग सिंड्रोम है, तो नर्स उसको डायबिटीज मेलाइटस के क्लिनिकल इंडिकेटर के लिए क्यों मॉनिटर करेगी। क्वेश्चन में पूछा है बच्चों की क्लाइंट को क्या है, कुशिंग सिंड्रोम है, और नर्स उसको किसके लिए मॉनिटर कर रही है, डायबिटीज मेलाइटस के लिए, डायबिटीज मेलाइटस के जो इंडिकेटर्स है उनके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है। कुशिंग सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेनली अपनी एड्रिनल ग्लैंड्स का। इसमें बच्चों क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स अपनी जो अपनी एड्रिनल ग्लैंड है, इसके दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कोर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। हमने एनाटॉमिकल क्लास में इसको डिस्कस किया था। एड्रिनल कोर्टेक्स दो हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड। एंड मेडुला क्या करता है, मेडुला कैटाकोलेमाइंस का प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस कैटाकोलेमाइंस फॉर एग्जाम्पल नोरेपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। इनके हम फंक्शन की बात करें तो ग्लूकोकोर्टिकोइड रेस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज्म, ये किसकी मेटाबॉलिज्म करवाता है, ये प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करवाता है एंड प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाता है इनटू एमाइनो एसिड। देन क्या करवाता है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होते हैं उससे ग्लूकोज, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है। इट मीन्स ये करवाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस।
एंड थर्ड वन ये करवाता है लिपोलाइसिस। लिपो मिनरलोकोर्टिकोइड की हम बात करें तो मिनरलोकोर्टिकोइड रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ये बेसिक फंक्शन होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड के हमारी बॉडी। अब एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, जो एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन होते हैं उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कोर्टेक्स हार्मोन, जिस डिजीज को हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। जब पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम होगा तो ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। और जब ग्लूकोकोर्टिकोइड का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, ये प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाएगा। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी, प्रोटीन का ज्यादा ब्रेकडाउन होगा और एक्सेस अमाउंट में एमाइनो एसिड का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन होगा। तो एक तो एमाइनो एसिड का लेवल इंक्रीज होगा, एक्सेस अमाउंट में एमाइनो एसिड देखने को मिलेंगे। दूसरा क्या करेगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ये क्या करेगा, एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज को रिलीज करवाएगा, इंक्रीज द सीरम ग्लूकोज लेवल। एंड थर्ड वन, ये जो फैट की मेटाबॉलिज्म है उसको भी इंक्रीज करेगा। देन मिनरलोकोर्टिकोइड का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और मिनरलोकोर्टिकोइड क्या करता है, मिनरलोकोर्टिकोइड सोडियम के रिटेंशन को बढ़ाएगा, मींस इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल एंड वाटर रिटेंशन। और जब सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, पेशेंट का बीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज। एंड जब सोडियम एंड जो पोटेशियम होता है उनका बैलेंस बनाने के लिए अपनी सेल्स में एक चैनल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल। तो जब भी सीरम सोडियम लेवल इंक्रीज होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी, मींस डिक्रीज द कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कैल्शियम लेवल यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, डिक्रीज द कैल्शियम लेवल। तो ये बेसिक सिम्टम होते हैं जो कुशिंग सिंड्रोम में देखने को। अब इनमें से एक जो सिम्टम है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को ये इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से सीरम ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। और इंक्रीज द सीरम ग्लूकोज लेवल इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की क्या डेफिनेशन होती है कि सीरम ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि सीरम ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस इंक्रीज होगा। फिर से आते हैं अपने ऑप्शन पर। ऑप्शन ए, कोर्टिकल हार्मोन स्टिमुलेट रैपिड वेट लॉस। तो बच्चों क्या होता है, कोर्टिकल हार्मोन क्या करते हैं, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करवाते हैं। अभी मैंने बताया कि मिनरलोकोर्टिकोइड क्या करते हैं, इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। और जब सोडियम एंड वाटर बॉडी में रिटेन होगा तो वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज बॉडी वेट, इंक्रीज द बॉडी वेट। तो अपना ऑप्शन ए रॉन्ग होता है। एंड ऑल्सो ये जो इंक्रीज बॉडी वेट है ये डायबिटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। ऑप्शन बी, टिश्यू कैटाबॉलिज्म रिजल्ट इन ए नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। टिश्यू कैटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, एक्सेस अमाउंट में अमाइनो एसिड रिलीज होंगे, लेकिन ये एक्सेस अमाइनो एसिड डायबिटीज मेलाइटस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। ऑप्शन सी, ग्लूकोकोर्टिकोइड एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। राइट ऑप्शन अपना कि जो एक्सेस ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे, सीरम ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा और जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटिस के लिए उस पेशेंट को हमें मॉनिटर करना है। तो अपना राइट ऑप्शन एंड राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन डी की बात करें तो एक्सेसिव एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन मींस एससीटीएच सेक्रेशन डैमेज पैनक्रियाटिक टिश्यू।
तो एसीटीएच का पेनक्रियाटिक टिश्यू से कोई लेना देना नहीं होता बच्चों। एसीटीएच आता है अपनी एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एसीटीएच किधर से आता है? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये स्टिमुलेट करता है अपनी एड्रिनल ग्लैंड को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिकल हार्मोन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिकल हार्मोन। तो एसीटीएच का पेनक्रियाटिक टिश्यू से, पेनक्रियाटिक सेल से कोई कनेक्शन नहीं होता। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is caring for a client who had an adrenalectomy। एक क्लाइंट है जिसको एड्रेनलेक्टमी हो रखी है। फॉर व्हाट क्लिनिकल रेस्पॉन्स शुड द नर्स मॉनिटर व्हाइल स्टेरॉयड थेरेपी इज बीइंग रेगुलेटेड। जब इस पेशेंट की स्टेरॉयड थेरेपी को रेगुलेट करना है तो नर्स कौन से क्लिनिकल रेस्पॉन्स को मॉनिटर करेगी। अभी हमने पढ़ा था बच्चों की एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? दो हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड का प्रोडक्शन करती है। और जैसे ही हम सर्जरी करेंगे जिसको बोलते हैं एड्रिनलेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनलेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ एड्रिनल। और जब एड्रिनल ग्लैंड को हम रिमूव करेंगे तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? डिक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड लेवल, ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल डिक्रीज होगा एंड डिक्रीज मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड के लेवल डिक्रीज होंगे। जब ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल डिक्रीज होगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस अल्टर होगा, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल। एंड मिनरलोकोर्टिकोइड का लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा? मिनरलोकोर्टिकोइड क्या करता है? सोडियम एंड वाटर को रिटेन करवाता है। और जब इसकी डेफिशिएंसी है तो सोडियम एंड वाटर रिटेन नहीं होगा, मीन्स इनका एक्सक्रीशन इंक्रीज होगा, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। और जब सोडियम बॉडी से बाहर जाएगा तो क्या होगा? साथ में सोडियम किसको रिटेन करता है? जब सोडियम बाहर जाएगा तो बॉडी में कैल्शियम रिटेन होगा, मीन्स पोटेशियम रिटेंशन, पोटेशियम रिटेंशन। ये चेंजेस देखने को मिलते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली जब पेशेंट की एड्रेनलेक्टमी की जाती है। अब ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना हाइपोटेंशन। जब भी मिनरलोकोर्टिकोइड का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन इंक्रीज होगा, बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी, सोडियम की डेफिशिएंसी होगी, विच लीड्स टू डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। तो पेशेंट को क्या होने के चांसेस है? हाइपोटेंशन। और इस पेशेंट को हम हाइपोटेंशन के लिए मॉनिटर करेंगे। ऑप्शन बी हाइपर ग्लाइसेमिया। तो जब भी एड्रेनलेक्टमी करेंगे तो पेशेंट का सीरम ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा। यहाँ पर हाइपरग्लाइसेमिया नहीं, क्या देखने को मिलेगा? हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया। तो ऑप्शन बी अपना इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी की बात करें, सोडियम रिटेंशन, सोडियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज होता है, सोडियम का रिटेंशन यहाँ पर नहीं होता। क्या होता है? सोडियम का एक्सक्रीशन होता है। ऑप्शन सी भी रोंग है। एंड जब सोडियम का एक्सक्रीशन होता है तो पोटेशियम का रिटेंशन होता है, पोटेशियम का क्या होता है? रिटेंशन। ऑप्शन डी भी अपना रोंग है। इस पेशेंट को हमें किसके लिए मॉनिटर करना है? हाइपोटेंशन के लिए, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स इज मॉनिटरिंग फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इन्फेक्शन, monitoring for clinical manifestations of infection in a client with a diagnosis of Addison disease। एक क्लाइंट है जिसको एडिसन डिजीज हो रखी है एंड नर्स इन्फेक्शन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के लिए पेशेंट को मॉनिटर कर रही है। विच बॉडी मैकेनिज्म रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस
डज द नर्स कंक्लूड इज इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिजीज कंडीशन? इस पेशेंट में कौन सा प्रोसेस अल्टर्ड देखने को मिलेगा? ऑप्शन फर्स्ट स्ट्रेस रेस्पॉन्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी फंक्शन। एडिसन डिजीज की है बच्चों हम बात करें तो एडिसन डिजीज भी एड्रिनल ग्लैंड की डिजीज होती है जिसमें डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है उनका प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। एड्रिनल हार्मोन कौन से? तो एड्रिनल कोर्टेक्स का जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज होगा जिसके कारण क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया। सेकंड हम बात करें तो सेकंड एड्रिनल कोर्टेक्स का हार्मोन है मिनरलोकोर्टिकोइड। मिनरलोकोर्टिकोइड का प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा विच लीड्स टू इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। और जब सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? पेशेंट को हाइपोटेंशन। पेशेंट को क्या होगा? हाइपोटेंशन। एंड थर्ड एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन होते हैं जो कैटाकोलेमाइंस होते हैं उनका भी प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। कैटाकोलेमाइंस एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। और इनका काम होता है स्ट्रेस रेस्पॉन्स। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? स्ट्रेस रेस्पॉन्स। अदर ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लूकोकोर्टिकोइड भी स्ट्रेस रेस्पॉन्स में असिस्ट करता है। तो ये मिलके सारे हार्मोन जो एड्रिनल कोर्टेक्स एंड मेडुला के हार्मोन मिलके अपना स्ट्रेस रेस्पॉन्स देने का काम करते हैं। जब भी कोई ऐसी अबनॉर्मल पैथोलॉजी होती है या कोई इन्फेक्शियस कंडीशन होती है, इन्फेक्शन प्रोसेस होता है, उस कंडीशन में ये दोनों हार्मोन अपना बॉडी का स्ट्रेस रेस्पॉन्स देने का काम करते हैं। तो क्या अल्ट्रेशन आएगा? ऑप्शन है स्ट्रेस रेस्पॉन्स में अल्ट्रेशन आना है क्योंकि कैटाकोलेमाइंस एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड के प्रोडक्शन में डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। तो अपना यहाँ से ही पता चल रहा है ऑप्शन ए अपना राइट होगा। ऑप्शन बी देखें तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डेवलप होगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड। मेटाबॉलिक प्रोसेस देखें तो मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन भी आएंगे लेकिन मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन का इन्फेक्शियस प्रोसेस से कोई लिंक नहीं होता। देन ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड यहाँ पर सीवियर सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन भी इन्फेक्शन के प्रोसेस में कोई अल्ट्रेशन डेवलप नहीं करता। तो अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन ए स्ट्रेस रेस्पॉन्स में अल्ट्रेशन देखने को मिलेंगे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैटाकोलेमाइन एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which nursing intervention is the priority when a client is first admitted with hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome? Which nursing intervention is the priority when a client is first admitted with hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome? तो जब भी ये कोई क्लाइंट HHNS के साथ एडमिट होता है तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगी? सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये HHNS क्या होता है। तो इट इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ये कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज मेलाइटस का जिसमें सीरम एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है। एक्सट्रीम सीरम ग्लूकोज लेवल मोर देन 600 mg पर डेसीलीटर। कितने से? 600 से अबाउ सीरम ग्लूकोज लेवल चला जाता है जिसकी वजह से सीरम में या ब्लड की ओस्मोलालिटी क्या होती है?
इंक्रीज हो जाती है। एंड एक्सेस अमाउंट में एक्सेसिव या सीवियर टाइप का यहाँ पर पोलीयूरिया डेवलप होता है। जब भी HHNS डेवलप होगा तो पेशेंट में क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। मेन सिम्टम होता है इसका सीवियर डिहाइड्रेशन। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल अदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, न्यूरोलॉजिकल। एंड विदाउट कीटो एसिडोसिस देखने को होता है, नॉन कीटोटिक होता है। ये जो सिंड्रोम होता है नॉन कीटोटिक होता है, पीएच में कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो इस कंडीशन में नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एनकरेजिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड ऑप्शन डी टीचिंग फैक्ट्स अबाउट डाइटरी प्रिंसिपल्स। ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने से पेशेंट के सिम्टम में, पेशेंट की स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। रेस्पिरेटरी सिम्टम डेवलप होंगे लेकिन वो प्राइमरी सिम्टम नहीं है। एनकरेजिंग कार्बोहाइड्रेट, एनकरेजिंग कार्बोहाइड्रेट, तो पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरग्लाइसेमिया है, कार्बोहाइड्रेट जब उसको देंगे तो वो क्या करवाएगा? और ब्लड ग्लूकोज लेवल को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। तो ऑप्शन बी भी अपना रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर जब एक्सेस सीरम ग्लूकोज लेवल है तो वो क्या करवाता है? सीवियर पोलीयूरिया करवाएगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन को कोज करेगा। तो अपना प्राइमरी गोल क्या होगा? फ्लूइड रिप्लेसमेंट करवाना है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट इनिशियल गोल होता है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट। देन सेकेंडरी इंट्रावीनस इंसुलिन, इसके साथ क्या देते हैं हम? इंट्रावीनस इंसुलिन, फ्लूइड और उसके साथ आईवी इंसुलिन। ये इनिशियल अपना मैनेजमेंट का क्राइटेरिया रहता है। तो एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड ऑप्शन डी टीचिंग फैक्ट्स अबाउट डाइटरी प्रिंसिपल, क्योंकि ये सीवियर कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो यहाँ पर डाइटरी प्रिंसिपल को टीच करना कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल with a diagnosis of diabetic ketoacidosis. What is initial intervention that the nurse should expect the healthcare provider to prescribe for this client? एक क्लाइंट है जो एडमिट हुआ है विद द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो जो नर्स है वो कौन सा इनिशियल इंटरवेंशन एक्सेप्ट एक्सेप्ट करती है कि डॉक्टर ये इंटरवेंशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेगा? तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आईवी फ्लूइड्स, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी एनपीएच इंसुलिन एंड ऑप्शन डी सोडियम कोलिस्ट्रेन सल्फोनेट। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज ए सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ये एक डायबिटीज मेलाइटस का कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें क्या होता है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होने लगता है एंड वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, मीन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होता है बॉडी में, कीटोन बॉडीज। एंड ये कीटोन बॉडीज नेचर में एसिडिक होती है, तो ये ब्लड की पीएच को एसिडिक बनाने का काम करती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होता है यहाँ पर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एंड हाइपरग्लाइसेमिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं, सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया। एंड टेम्पररी जब एसिडोसिस डेवलप होता है, तो एसिडोसिस डेवलप होगा तो क्या होगा? जो सेल्यूलर पोटेशियम है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा। जो सेल्यूलर पोटेशियम है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में भी शिफ्ट होने लगता है, मीन्स हाइपरकैलेमिया के भी यहाँ पर डेवलप हो जाता है।
तो क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो यहाँ पर अपने को प्राइमरी मैनेजमेंट करना है कि जो सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया है, जो डायबिटीज मेलाइटिस का सिम्टम है, उसको ट्रीट करना है। जैसे हम हाइपरग्लाइसेमिया को ट्रीट करेंगे, बाकी जो भी सिम्टम है वो रिवर्स हो जाएंगे। हाइपरग्लाइसेमिया ट्रीट होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस इनहिबिट होगा तो कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होगा, पीएच वापस करेक्ट होने लगेगी। एंड जब पीएच करेक्ट होने लगती है तो वापस जो पोटेशियम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में था वो वापस सेल्स में शिफ्ट होने लगता है। तो मैनेजमेंट देखें तो आईवी फ्लूइड यहाँ पर बेनिफिशियल नहीं होते, पोटेशियम, क्योंकि ऑलरेडी पोटेशियम यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में शिफ्ट हो रखा है, तो पोटेशियम देने की हमें जरूरत नहीं होती। एंड सोडियम पॉलीस्ट्रेन सल्फोनेट, ये पोटेशियम बाइंडर सब्सटेंस होते हैं जो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में दिए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, पोटेशियम को बाइंड करते हैं। ये सब्सटेंस क्या करते हैं, बाइंड पोटेशियम, और उसके बाद उनको एलिमिनेट करवाते हैं स्टूल में, एलिमिनेट विथ। लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पर जो हाइपरकैलेमिया होता है वो टेम्परेरी होता है। जैसे ही एसिडोसिस की कंडीशन क्योर होगी, करेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली पोटेशियम इंट्रासेल्युलर स्पेस में शिफ्ट होने लगेगा। तो हमें क्या करना है, हाइपरग्लाइसेमिया को इमीडिएटली ट्रीट करना है। और हाइपरग्लाइसेमिया को ट्रीट करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा बच्चों, इंसुलिन। क्या देना पड़ेगा, इंसुलिन। तो अपना ऑप्शन सी, एनपीएच इंसुलिन, नोवालिन एन, एनपीएच इंसुलिन और नोवालिन एन हम देंगे इस पेशेंट को। तो अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, एनपीएच इंसुलिन। Then next question, a nurse is caring for several clients with type 1 diabetes। एक नर्स केयर कर रही है, उसके पास बहुत कुछ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट है। एंड दे ईच हैव ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसुलिन। इन सब पेशेंट को इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर रखी है और डिफरेंट टाइप की इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर रखी है। Which insulin does the nurse conclude has the fastest onset of action? इनमें से कौन सी इंसुलिन फास्टर एक्टिंग इंसुलिन है। पेशेंट डिफरेंट टाइप के पेशेंट है, उनको डिफरेंट टाइप की इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर रखी है, और हमें नर्स को बताना है कि ये बताना है कि इसमें से कौन सी फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है। कौन कौन सी प्रिस्क्राइब कर रखी है, ऑप्शन ए इंसुलिन लिस्प्रो या हुमालोग, ऑप्शन बी इंसुलिन ग्लाडजिन एंड और लैंगटस, ऑप्शन सी एनपीएच इंसुलिन एंड ऑप्शन डी रेगुलर इंसुलिन और नोवालिन आर। तो जब हम इंसुलिन की टाइप देखते हैं तो इंसुलिन के कुछ टाइप होते हैं। फर्स्ट वन होती है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में आती है नोवालोग, हुमालोग एंड एपिड्रा। नोवालोग, हुमालोग एंड एपिड्रा। इनकी ऑनसेट होती है 5 to 15 मिनट एंड पीक लेवल होता है इनका 30 to 120। ड्यूरेशन रहती है अप टू 3 to 5 आवर्स। सेकंड हम बात करते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में आता है अपने हुमालिन आर एंड नोवालिन आर। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन इंक्लूड हुमालिन एन एंड नोवालिन एन, जिसको हम बोलते हैं एनपीएच या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। देन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की हम बात करें तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आती है लेवेमायर, लैंगटस, लेवेमायर एंड लैंगटस। तो ये दोनों लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो मेनली चार टाइप की होती है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन या फास्टेस्ट एक्टिंग इंसुलिन, सेकंड वन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, थर्ड वन इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड फोर्थ वन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। और नर्स को पता लगाना था कि उनमें से कौन सी फास्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। तो कौन सी होगी बच्चों फास्ट और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, हुमालोग या इंसुलिन लिस्प्रो। हुमालोग ये या जो अपना ऑप्शन ए इंसुलिन लिस्प्रो या हुमालोग, ये फास्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। क्या है,
रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स in the post anesthesia care unit is caring for a client who just had a thyroidectomy। नर्स पोस्ट एनेस्थेसिया यूनिट में एक क्लाइंट की केयर कर दे रही है जिसको जस्ट थायरोइडेक्टमी हुआ है, थायराइड की सर्जरी हुई है। फॉर विच क्लाइंट रेस्पॉन्स इज इट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द नर्स टू मॉनिटर। क्लाइंट का कौन सा रेस्पॉन्स नर्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसको मॉनिटर करना है। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखते हैं। थायरोइडेक्टमी इज ए सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं थायराइड ग्लैंड को, रिमूवल ऑफ थायराइड, आइदर कंप्लीट और पार्शियल। ये कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। पोस्ट प्रोसीजर या पोस्ट सर्जरी हम बात करें तो जब भी पेशेंट की थायराइड की सर्जरी करते हैं तो चांसेस रहते हैं, एक तो चांस होता है कि पैराथायरॉयड टिश्यू रिमूव होने के, पैराथायरॉयड टिश्यू रिमूव होने के। और जब पैराथायरॉयड टिश्यू रिमूव होते हैं तो वहां पर अपने को टेटनी के साइन देखने को मिलते हैं। किसके साइन देखने को मिलेंगे, टेटनी के साइन देखने को मिलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव। और सेकंड रिस्क रहती है डैमेज टू लेरिंजियल नर्व, डैमेज टू लेरिंजियल नर्व। और जब लेरिंजियल नर्व डैमेज होती है तो सिम्टम देखने को मिलते हैं रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, सिम्टम मिलेंगे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। अब ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन। तो थायरोइडेक्टमी एंड यूरिनरी रिटेंशन में कोई लिंक नहीं है। सेकंड वन साइंस ऑफ रेस्टलेसनेस, ऑप्शन सी डिक्रीज द ब्लड प्रेशर लेवल, एंड ऑप्शन डी साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब भी थायरोइडेक्टमी करते हैं लेरिंजियल नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, और जब लेरिंजियल नर्व डैमेज होगी तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होने के चांस बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है अपने ऑप्शन डी, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शंस।